Hey Shashwat, thanks for joining the call. Hello. Anybody who is listening us, Shashwat is a talent card reader and he is practicing for the last few years, I guess. Mm. Shashwat, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो you were working with a corporate for a few years and then you got into the tarot reading altogether. How did this transition happen? आपने मतलब suddenly corporate से tarot reader कैसे ये transition हुआ? And what was the reason that you opted for the tarot reader altogether? शुरुआत से तो मैं नहीं था कि शुरुआत से मैं कॉर्पोरेट्स में हूँ। शुरुआत से मैं बहुत क्रिएटिव फील्ड्स में था, जैसे डांसिंग हो गया, आर्ट हो गया। आई एम अ डांसर, आई एम अ प्रोफेशनल डांसर, भंगड़ा गिद्दा। तो आप उसके थ्रू dancer हाँ जी, मैं डांसर भी and your specialization is Bhangra dance, is it? यस, यस, फोक। Okay. तो डांसिंग के साथ-साथ आई वाज़ बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। तो घर में देवी-देवता, भगवानों की कहानियाँ, स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ की जाती थी, जैसे कोई भी अगर रिचुअल है या कुछ है, तो उसके पीछे का रीज़न भी बताया जाता था। ये मैंने दूसरे घरों में कभी देखा नहीं था कि अगर कोई स्टोरी भी बताई जा रही है, तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है, या वो चीज़ क्यों करी जा रही है, या वो हमारी हेल्थ को कैसे अफ़ेक्ट करती है। जैसे मैंने हमारे घर में ही सुना था कि मैंने बाद में बहुत लोगों से ये चीज़ सुना, बट नवरात्रि की जैसे बात की जाती है कि जब नवरात्रि आती है, सो नवरात्रि वैसे तो 4 आती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मेन जो हमारी रहती है 2 नवरात्रि जो पब्लिक बनाती है, वो चैत्र और शरद नवरात्रि रहती है। तो चैत्र और शरद नवरात्रि साल के ऐसे पॉइंट पे आती है जहाँ पे मौसम का ट्रांजिशन हो रहा होता है, सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी। शरद Correct. यानी सर्दी और चैत्र जो गर्मी होती है। ये ट्रांजिशन के बीच में हमारी बॉडी इतनी वीक रहती है कि हम लोग कुछ भी कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन होता है। इस टाइम बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है, वायरल्स होते हैं, जैसे होली का टाइम आता है, या जब आप सर्दियों में जा रहे होते हैं तो खांसी जुकाम ये सब बहुत बढ़ता है। तो इस टाइम हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, लेकिन हम वो पुराना जो हमारा पैटर्न रहता है खाने पीने का, जब उसको रेगुलर रखते हैं तो वो बॉडी हमारी ले नहीं पाती, एकदम से अडाप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि पहले ही वो ट्रांजिशन की तरफ जा रही है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी। तो नवरात्रि हम लोग देवी की पूजा करने के लिए बनाते हैं, लेकिन हम अंदर की जो हमारी एनर्जी है उसको भी क्लेंस करने के लिए बनाते हैं। वो एनर्जी, वो जिसको जठर अग्नि भी कहते हैं, कि वो जो भी चीजें कंज्यूम कर रही है, जो भी हम खा रहे हैं, वो उसको प्रॉपर तरीके से कर पाए, या वो बॉडी तैयार हो पाए उस सीजन के हिसाब से, उस फ्रूट्स उन पर्टिकुलर खाने की चीजों को लेने के लिए। तो इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में फास्ट किया जाता है, ताकि बॉडी जो है आपका इम्यून जो है उस हिसाब से उस तरीके से तैयार हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने मेरी फैमिली में बहुत सुनी। सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि हमें देवी की पूजा करनी है या दुर्गा माँ को सिर्फ़ हमें उनकी भक्ति करनी है इसलिए हम पूजा कर रहे हैं, हम ये सब भी चीज़ें सुनते थे। तो एक तरीके से कहीं न कहीं मेरे को हिट हुआ कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रूट्स है, उनमें बहुत लाइफ़स्टाइल छिपा हुआ है। वो सिर्फ़ हम ऐसे ही नहीं करते हैं कि हम लोगों को पूजा-पाठ करनी है या भगवान को रिझाना है या उनसे कुछ माँगना है तो हम कर रहे हैं। उनमें ये चीज़ें बहुत छिपी हैं कि हमारे, कहते हैं ना कि हम ही भगवान हैं अंदर से। तो हम खुद को स्वस्थ रखें, हमारा आचार-विचार, खान-पान वो अच्छा रहेगा और धर्म को निभाते हुए वो चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो हमारे अंदर से ईश्वर निकलेगा, अंदर से ही वो खुश रहेगा। वो चीज़ें मैंने सीखी। तो इसके थ्रू मेरे को पता चला कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, खुद को क्लेंज़ करना, आस-पास की ऑरा को क्लेंज़ करना, कई ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे रिचुअल्स में छिपे रहते हैं, उन सबको देखना। ये सब चीज़ें देखते-देखते मुझे समझ आया कि हाँ, आई शुड गो टू दिस साइड। तो मैं डांसिंग-वांसिंग में था। फिर तब मुझे पता नहीं था कि अर्निंग कैसे करते हैं। मैं बचपन से पूजा-पाठ में रहा, कहीं न कहीं मेरी इंट्यूशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। मैं जल्दी ही ग्रास्प करता था कि कौन-सा इंसान किस टाइप का है, या किसकी कैसी आदतें हैं, या किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बचपन से ही ये सब चीज़ें करना शुरू किया। बट किसी ने मुझे ये राह नहीं दिखाई कि तुम इससे अर्निंग भी कर सकते हो या इसको एक प्रोफ़ेशन भी बना सकते हो। तो मेरी एक दी थी, वो टैरो रीडिंग करती थी। तो मैं फेस रीडिंग तब जानता था, फेस रीडिंग थोड़ा बहुत फेस देख के बता देता था, कैरेक्टर और ये सब। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस तरीके से कर सकते हो। उनके थ्रू मुझे टैरो के बारे में पता चला। तो तब मेरी अर्निंग नहीं थी, तो मैं कॉर्पोरेट में था, एज़ यूजुअल पैसा चाहिए होता है। तो कॉर्पोरेट में गया, वहाँ से मैंने पैसा कमाया, कमाने के बाद देन आई गॉट टू नो कि आई कैन डू दिस थिंग आल्सो। फिर मेरा इस चीज़ में रुझान बढ़ा, फिर मैं टैरो रीडिंग्स, फेस रीडिंग्स, ऑरा रीडिंग्स इन सब में गया। So ये tarot reading अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोस्टली कार्ड देख के करते हैं, राइट? जी, टैरो रीडिंग कार्ड देख के की जाती है। एक्चुअली कार्ड्स जो होते हैं ना, अ, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ कि कुछ टैरो रीडर्स जो सच में उन कार्ड्स को बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज़ या पावरफुल समझते हैं,
वो ऑफेंड हो सकते हैं बट जो वो कार्ड्स हैं वो बहुत ही सिंपल चीज है, वो कोई भी ऐसी जादू की छड़ी या कुछ नहीं है। इट्स अ डेक, जिस डेक के अंदर अलग अलग पिक्चर्स होती हैं। पहले वो गेम्स खेलने के लिए मिडिल ईस्ट और अदर साइड, बाकी टैरो कार्ड्स जो है ना वो पूरी दुनिया में घूम के आए हैं, वो किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। उसमें अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग चीजें बाद में ऐड की गई। मोस्टली इसको मिडिल ईस्ट में यूज किया जाता था खेलने के लिए, और खेलते खेलते जो कार्ड्स जिनके पास आते थे ना वो उन चीजों से रिलेट करने लगे थे कि यार मेरे इसमें अगर ऐसा कार्ड आ रहा है जिसमें एक औरत सो नहीं रही है और दुखी है, और एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसी चीजें चल रही है, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, तो लोगों को उन कार्ड से कनेक्शन, एक रिलेटेबिलिटी फील होने लगे कि हाँ इन चीज में, इस चीज में कुछ छिपा हुआ है, ये चीज मुझे कुछ बताना चाहिए। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो कार्ड सिर्फ एक डेक है, जो कि यूनिवर्सल या कुछ आसपास की या इंसानों की, ह्यूमंस की पेंटिंग्स हैं। क्या होता है कि वो कार्ड्स हमें वो चीज डिपेक्ट करते हैं जो एक्चुअली हमारी लाइफ में चल रही है या जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो चीज हो सकती है। ये सिर्फ कार्ड में नहीं दिखता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिन चीजों पे हम कभी ध्यान नहीं देते कि मान लीजिए कि, मान लीजिए कमल आप परेशान है किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा, ठीक है, आपके दिमाग में किसी चीज को लेके बहुत टेंशन चल रही है, और आप बैठे हैं या आप स्टेशन पे गए और कोई इंसान आपसे आके उसी चीज के बारे में बात करने लग जाता है, या आप कोई पिक्चर देखते हैं या आप कोई कहानी या कोई मूवी देख रहे हैं। आजकल रील्स होती हैं तो रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो रील्स में कहीं ना कहीं हमें रिलेटेबल रील्स चली, वो तो एल्गोरिदम में मान लेते हैं। लेकिन यूनिवर्स में भी कई ऐसी चीजें हो रही होती है तो हमारे माइंड में जो चीज चल रही है, लाइफ में जो चीज चल रही है, उससे रिलेटेबल दिखने लगती है। पिक्चर्स हो गई, कोई इंसान हमें कुछ आके कह गया। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि कह लेते हैं कि किसी की फेमिनिन एनर्जी बहुत वीक हो रही है या किसी को माँ दुर्गा की आराधना करने की जरूरत है, ठीक है, और मैं एकदम से कहीं से आपको टकराता हूँ और बात करते करते कह देता हूँ क्या आपको तो माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, और आपको करेक्ट। कहीं ना कहीं से हिंट्स भी मिल रहे हैं कि आपको माँ दुर्गा का फोटो दिखता है, या आपको मंत्र सुनाई देते हैं, या आप मुझे जाते लगता है रहते तो आपकी नजर पड़ जाती है ना। तो वो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है, और वो एनर्जी वही है यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, जो शक्ति है पूरी जो ब्रह्मांड चला रही है, वो शक्ति आपसे कनेक्ट कर रही है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ तो इट मीन्स कि ये एक तरीके से मुझे टैरो कार्ड समझ लीजिए। तो क्या है कि हम लोग इतने ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है कि हम वो चीज समझ जाए, कि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि चल क्या रहा है, तो वो कलेक्टिवली समझने के लिए एक टैरो रीडर या एक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं कि वो प्रैक्टिशनर वो सारी चीजें कलेक्ट करके एक कार्ड के थ्रू उन्हें बता दे कि वो कार्ड क्या कह रहा है। तो वो कार्ड वही पिक्चर है कि जो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें बता रहा है, तो आप किसी एक इंसान के सामने बैठते हैं, वो वही कार्ड्स निकालता है, वही वैसे टाइप के कार्ड्स जो आपके लाइफ में चल रहे हैं वो दिखते हैं, और फिर उसी कार्ड से रिलेटेबल वो टैरो रीडर आपको चीजें बताता है, और फिर आपको वो इमेज क्लियर दिखती है, समझ आता है कि एक्चुअली मेरी लाइफ में ये चीजें चल रही हैं, या यूनिवर्स या वो शक्ति, वो महामाया मुझे ये मैसेज देना चाह रही है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कि मुझे अगर मेरी लाइफ में ये चल रहा है तो मुझे अब क्या करना है, मेरे गार्ड एंजल्स अब क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या करना है। ये जो आपने कार्ड बताया, ये आपने एक स्टेटमेंट यूज़ किया जहाँ पर ना सारी दुनिया में घूम के आया है। हम्म। मतलब थोड़ा सिम्प्लीफाई कर सकते हो इसे? व्हाट डू यू मीन बाय पूरी दुनिया से घूम सकते हो? और ये कार्ड मतलब ये इमेज वगैरह जो भी इस कार्ड में है, हाउ हैज़ इट कम? मतलब अगर कोई स्पेसिफिक इमेज है, उसके बेसिस पे आप हाउ डू यू गो अबाउट इट? तो बिकॉज़ इट्स एक्चुअली नॉट अ जो तो क्या है कि जो टैरो कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स मिडल ईस्ट में यूज होते थे। टैरो कार्ड्स मैं सबके नाम नहीं बता सकता, बट मैं जानता हूँ कि कुछ आर्टिस्ट और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के अंडर ये कार्ड्स गए, जहाँ पे इन प्रैक्टिशनर्स ने अपने अपने रूल्स बैठाए कि ये कार्ड में ये रूल है, या ये कार्ड ये इम्प्लीफाई करता है, और ये कार्ड ये प्रेडिक्ट कर रहा है। ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने बताई। कुछ कुछ चीजों में उन्होंने कुछ कार्ड या कुछ चीजें ऐसे ऐड भी की जो चीजों ने बताई। मान लीजिए कि अगर मिडिल ईस्ट से ये एज अ गेम शुरू हुआ, लेकिन ये एज अ स्पिरिचुअल चीज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यूज होने लग गया। फिर यही चीज यूरोप में गई, वहां पे यूरोप के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने अपनी कुछ चीज उसमें ऐड की। फिर वो चीज ऐड होते होते अभी बहुत ही प्रेजेंट में आप देख लें अगर, कि आजकल टैरो रीडिंग बहुत चल रही है। तो टैरो रीडिंग इंडिया में जब से आई है तो आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हिंदुइज्म और हमारे कल्चर की चीजों के साथ जुड़ रही है। मतलब उसको देख के आप राशि, सामने वाले के ईष्ट कौन है, उनके उनको किसकी पूजा करनी चाहिए, और उनकी कुंडली में क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो सब चीजें भी लोग टैरो से निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये सही होगा कि मिडिल ईस्ट में जो टैरो का प्रैक्टिस है, ये थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है यूरोप में, और जो जो टैरो का प्रैक्टिस यूरोप में है, वो इंडिया का प्रैक्टिस से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है?
जी, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है देखिए एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, जो कई लोग अपनाते हैं, कई लोग नहीं अपनाते हैं। कई टैरो रीडर्स ये जानते भी हैं कि जब कार्ड हम ड्रॉ करते हैं, कार्ड निकाल रहे होते हैं शफ़ल करने के बाद, तो उस कार्ड में से कुछ कार्ड उल्टे आ जाते हैं। सो देयर आर सम टैरो रीडर्स हू डोंट रीड दैट कार्ड, देन देयर आर सम टैरो रीडर्स हू रीड दैट कार्ड। उल्टे कार्ड का कई लोग मीनिंग नेगेटिव निकालते हैं और उल्टे कार्ड का कई लोग मीनिंग पॉजिटिव भी निकालते हैं। और जब आप टैरो रीडिंग के अलग-अलग बुक्स भी पढ़ेंगे जिसमें वो सिखाया जा रहा है कि टैरो रीडिंग का मतलब क्या है, महत्व क्या है, कैसे रीड करना है, तो उसमें कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि उल्टा कार्ड आया है तो अशुभ माना जाएगा। ये चीज़ कुछ अगर वो अच्छा कार्ड भी है लेकिन उल्टा आया तो इट मीन्स कि वो अपोज़िट चल रहा है। वो जो उसका रियल मीनिंग है उस हिसाब से नहीं चल रहा है। वो चीज़ें कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली सबने अपने-अपने हिसाब से अपने रूल, अपने इंट्यूशन के हिसाब से कि मुझे क्या रिलेटेबल लगता है या मेरी इंट्यूशन मुझे कैसा फ़ील करा रही है, उस हिसाब से टैरो रीडिंग वो लोग करते हैं। तो वही है कि अगर मान लीजिए कि मिडल ईस्ट में मानते थे लेकिन यूरोप में गया तो यूरोप में ये रूल निकाला गया कि नहीं उल्टे कार्ड का मीनिंग नेगेटिव माना जाएगा। फिर वो कहीं से कहीं गया तो वहाँ पे कुछ और मीनिंग निकला। अब वो इंडिया में आया है तो कुछ और मीनिंग निकाले जा रहे हैं या अब उनके साथ हमारे कल्चर की चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। ये टैरो हमेशा से ऐसे जैसे कहते हैं कि टाइम के साथ अपडेट होता रहा, चीज़ें अपडेट हो तो वुड इट मतलब वुड इट बी फेयर टू अज़्यूम, ये अज़्यूम करना सही होगा कि ये कल्चर और कुछ हद तक रिलिजन के एस्पेक्ट से भी लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? आई मीन ये अज़म्पशन सही है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम लोग उन कल्चर्स की बात करें जो आपका ऐसे कल्चर्स हैं जैसे पेगन हो गया, हिंदुइज़्म हो गया जिसमें एब्राहमिक कल्चर्स को छोड़ के जिसमें सिर्फ़ एक गॉड नहीं है, बहुत सारे गॉड्स या बहुत सारी एनर्जीज़ की पूजा हो रही है। हमारे हिसाब से हिंदुइज़्म के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग एनर्जीज़ की पूजा बहुत करते हैं और हमारा करेक्ट। मानना ये होता है कि हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो इन्फ्यूज़ करती हैं तो एक न्यू एनर्जी बनती है, जो कि हम बायोलॉजिकली भी देख सकते हैं। और यही सेम रूल जो है वो ऊपर भी चलता है कि एनर्जीज इन्फ्यूज करती हैं तो एक न्यू एनर्जी बनती है जो साइंस में भी होता है। एवरी रिएक्शन जो भी रिएक्शन होता है उसका कुछ एक और कंपोनेंट बन के निकलता है। तो सिमिलरली यही है कि हमारे यहाँ जो पेगन कल्चर्स हैं या जो ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें बहुत सारे भगवानों को पूजा जाता है सिर्फ यही टैरो को प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। एब्राहमिक कल्चर्स इसके खिलाफ रहे हैं बिकॉज ये उनके कल्चर के हिसाब से नहीं जाता है या वो कल्चर इसको अपनाते नहीं। फिर आपने बोला जो अब्राहमिक कल्चर्स रहते हैं, जो आपके जीसस से जुड़ गए या इस्लाम हो गया या अच्छे कल्चर जो है, वो इसको इतना फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जो कल्चर्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा भगवान में बिलीव रखते हैं, उन लोगों में आप देखेंगे कि टैरो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज़ वो एनर्जीज़ को मानते हैं, वो आस-पास की वाइब्स, ऑरा कोई भी एक्शन आपके आस-पास हो रहा है या कोई चीज़ हो रही है, तो उसको गौर से देखना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें और किसके पीछे क्या जुड़ा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से इसमें चेंजेस लाए। वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि कई जगहों पे टैरो को मना किया गया, बैन किया गया। टैरो जैसी चीज़ें अगर हमारे इंडिया में भी देखी जाए तो बहुत हैं। मान लीजिए कि अगर हम मिडल ईस्ट का टैरो छोड़ दें, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि टैरो जो है वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। एक्चुअली जैसे मैंने सिंप्लीफाई अभी करके बोला कि टैरो इट्स जस्ट अ लैंग्वेज यूनिवर्स जिससे आपसे बात कर रहा है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी के धर्म से या किसी के कल्चर से उठाई हुई है। वो अपडेट होती रहती है और हर जगह पे अलग बन जाती है। तो अगर टैरो के थ्रू आपसे यूनिवर्स बात कर रहा है तो इट्स जस्ट अ मोड ऑफ कन्वर्सेशन जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं यूनिवर्स से। सिमिलरली हमारे यहाँ साउथ में एक प्रैक्टिस होती है जिसमें टैरो कार्ड्स जैसे ही कार्ड्स होते हैं बट उनको एक टैरो रीडर के अलावा एक तोता उठा के देता है। कभी अगर आपने देखा हो तो एक पैरेट रहता है, वो पैरेट से आप बात करते हैं, पूछते हैं और वो पैरेट जाके वो कार्ड उठा देगा। एनिमल्स हम जानते हैं कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से। वो छोटी से छोटी एनर्जी, छोटी से छोटी चीज़ को सेंस कर लेते हैं। घर में कौन इंसान कैसा इंटेंशन लेके आ रहा है, वो भी आपका कुत्ता या आपका पैरेट बैठा है, वो भी बात करके बता देगा या पहचान लेता है। तो वो चीज़ वो पैरेट बताते थे। ऐसे ही एक हमारे कल्चर में एक और चीज़ होती है शायद ये मैं कंफर्म नहीं हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी लेकिन ये आपका रामचरितमानस है शायद उसमें एक रामावली प्रश्नावली होती है जिसमें एक टेबल होता है नंबर्स का उन नंबर्स पे उंगली रखी जाती है आंख बंद करके तो वो नंबर का जो भी दोहा होता है उस बुक में वो ही आपका आंसर होता है। ये एक तरीके के टैरोज ही हैं। ये एक तरीके का कन्वर्सेशन है जिससे हम हमारे यूनिवर्स से जुड़ पा रहे हैं। बस यही है टैरो भी।
और ये जो कार्ड्स होते हैं इसके जिसमें पेंटिंग्स होते हैं, जो भी आपने बताया, ये स्टैंडर्ड कार्ड्स नहीं है। ये अगेन ज्योग्राफी वाइज़, रिलिजन वाइज़ ये चेंज होते रहते हैं। इज़ दैट व्हाट यू मीन टू से? एग्जैक्टली exactly. तो जो मेन कार्ड्स, अगर हम ये पेंटिंग्स देखें ना, तो ये बहुत ज्यादा यूरोपियन और फ्रेंच इधर साइड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये बनी वहां पे है। तो ऑथेंटिक कार्ड्स वैसे भी पेंटिंग्स रखते हैं। बट अगर आप देखेंगे ना, जब ये कार्ड्स फैले, टैरो कार्ड्स हमारे इंडिया में तो नहीं थे। जो कार्ड्स वहाँ नीचे, मैं कह रहा हूँ साउथ में जो है, वो कार्ड्स हमारे इंडियन इमेजेस हैं उस हिसाब से ही होते हैं, जो एक तोता उठा के देता है, क्योंकि वो टैरो कार्ड से भी पुराना है। टैरो कार्ड से भी बहुत ओल्ड है वो। लेकिन ये जो टैरो कार्ड्स आए जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, अभी आप देखेंगे ना बाजार में बहुत टाइप के टैरो कार्ड्स हैं। कई टैरो कार्ड्स ऐसे हैं कि जिनमें जापानीज पेंटिंग्स हैं। कई टैरो कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें हिंदूज गॉड्स और गॉडेसेस हैं। ओरेकल कार्ड्स होते हैं। ओरेकल कार्ड्स जिसमें एक प्रॉपर मैसेज होता है, जैसे मैंने दोहे की बात की कि रामावली प्रश्नावली में आपको एक दोहा मिलता है, ऐसे ओरेकल कार्ड्स भी इसी तरीके के होते हैं, जिसमें एक पूरी की पूरी थॉट या एक पूरा का पूरा एक लाइन लिखा रहेगा, जो आपसे कनेक्ट कर पाए या जिस चीज को आप समझ। तो मतलब ऐसी कोई सेंट्रलाइज़्ड इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऐसी बॉडी है जो कि इसको पूरा डायरेक्ट करती है और लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करते रहते हैं बेस्ड ऑन द नहीं। फैक्टर्स? हाँ, एग्जैक्टली exactly. टैरो, जैसा मैंने आपको बताया कि इट कम्स फ्रॉम अ कल्चर जहाँ पे कोई एक एनर्जी नहीं है, जहाँ पे कोई एक तरीके के भगवान को पूजा नहीं जा रहा है, तो एक ऐसी कोई अथॉरिटी बैठाई नहीं की कि ये रूल रहेगा या ये रूल नहीं रहेगा। अब अगर हम ऐसी कोई अथॉरिटी बैठा भी देते हैं ना, तो टैरो बहुत बाउंडेड हो जाएगा, एक पंथ बना दिया जाएगा फिर टैरो का। सिमिलरली जैसे अगर हम देख लेते हैं कि हमारे कल्चर देख लें, हिंदुइज्म देख लें, हिंदुइज्म इज, कहते हैं हिंदुइज्म इज जस्ट अ फिलोसफी। लोग अपने तरीके से उसको फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म में कुछ रूल हैं, तंत्र है, मंत्र है, कई तरीके की अलग अलग साधनाएं हैं, जिसको करने के लिए आपको अपनी बॉडी को उतना एनर्जाइज, उतना पावरफुल बनाना पड़ता है, और डेफिनेटली वो रूल्स आपको फॉलो करने की बहुत जरूरत है। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपके साथ बहुत गलत चीजें भी हो सकती है। लेकिन टैरो क्या है कि टैरो, जैसे मैंने बताया कि उससे सिर्फ कन्वर्सेशन होती है। और हिंदुइज्म में भी ऐसा होता है कि गॉड से कनेक्ट होने के लिए हम गॉड को अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस्लाम का भी एक पार्ट होता है सूफिज्म। सूफिज्म में भी ऐसी चीजें होती हैं कि सूफी लोग अल्लाह को कनेक्ट करने के लिए अलग तरीके की चीजें यूज करते हैं। वो नॉर्मल नमाज पढ़ के या ये सब करके नहीं करते हैं। अगर इस्लाम में बताया जा रहा है कि म्यूजिक हराम है, तो वो म्यूजिक के थ्रू ही अल्लाह से कनेक्ट हो, तो वो एक तरीके का अलग पंथ हो गया, लेकिन वो ज्यादा बाउंड नहीं करता। सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि टैरो भी इस तरीके का नहीं है कि उसकी कोई अथॉरिटी है या उसको बाउंड किया गया है। और इन फ्यूचर भी मैं यही चाहूंगा कि कभी ऐसा हो ना, क्योंकि टैरो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, जिसके थ्रू कई सारी चीजें लोगों की सॉल्व होती हैं। एंड टैरो को मैं स्पिरिचुअली ही काउंट नहीं करूंगा, ये साइकोलॉजिकली भी लोगों को बहुत हेल्प करता है। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि अगर मैं किसी चीज, जो हिंदुइज्म में भी हमने कई चीजें देखी हैं कि हम किसी चीज को किसी स्टोरी से जोड़ दें या किसी इंटरेस्टिंग चीज से जोड़ दें ना, तो इंसान उस चीज को ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देना, ठीक है। अब कमल आप हैं कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप एक पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से बोलते हैं कि पंडित जी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं क्या करूं। अब कमल जो है बहुत ही आलसी है, लाइफ में कुछ काम करते नहीं है, सुबह उठते नहीं है, घर पे डांट भी खाते हैं। अभी वो पंडित जी ने आपको बोल दिया कि सुबह अर्घ दीजिए उठ के 5 बजे। अब आपको पता है कि अर्घ दूंगा तो शायद मेरा काम बनेगा। ऑटोमेटिकली कमल 5 बजे उठने लगेंगे। 5 बजे उठ के अर्घ देंगे तो वो सोएंगे नहीं, फिर वो अपने काम में लग जाएंगे, तो उनका अपने आप लाइफस्टाइल चेंज होने लगेगा। तो ये हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हमारे कल्चर से, हमारे धर्म से जोड़ दिया। तो आपने और कीन इंटरेस्ट दिखा के उस चीज को काम किया, और आपने किया तो आपकी लाइफ अपने आप लाइन पे आने लगी। तो इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया कि आपको कन्विंस कर लिया गया, और स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आप अंदर से भी सेटिस्फाइड फील करने लगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे काम बन रहे हैं। तो यही ओके। चीजें हैं जो टैरो में साइकोलॉजिकली भी छिपी होती है, कि आप साइकोलॉजिकली भी किसी इंसान को कन्विंस कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो बहुत स्पिरिचुअल चीजें मानता है, ठीक है, और ये टैरो रीडर्स के लिए भी है। मैं टैरो रीडर्स को भी बोलना चाहूंगा कि वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही पकड़ के ना बैठे या ऐसी रेमेडीज ही ना पकड़ के बैठे जो हम किसी से कह रहे हैं, सुन रहे हैं या हो जाता है, ना करें। इसके साथ साथ ना हम उसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी जोड़े, जिससे कोई अगर ऐसा इंसान है जो थेरेपी जाने के बजाय टैरो रीडिंग में जाना बिलीव करता है, तो उसको और बेनिफिट है। तो उसको पता लगे कि अगर मेरी स्पिरिचुअलिटी क्लेंजिंग यहाँ पे हो रही है, इसके साथ साथ मेरा साइकोलॉजिकल
थेरेपी भी चल रही है, या मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या चीजें भी जान जो कि इस चीज में छिपी है। अगर टैरो रीडर्स ये चीज प्रैक्टिस करने लग जाएं और जो रीडिंग लेते हैं वो ऐसे टैरो रीडर्स ढूंढने लगे जो इन सब चीजों पे भी ध्यान देते हैं, तो फिर तो थिंग्स आर वेरी इजी फॉर बोथ द पार्टी। तो ये जो टैरेट कार्ड पे जो जनरली इमेजेस होते हैं, ये मतलब इसे भी कोई फिक्स करता है? जैसे सपोज यू गॉट बेटर एट इट, मतलब आपने ऑलमोस्ट 20 साल 30 साल प्रैक्टिस कर लिया है, इवेंचुअली यू गॉट रियली बेटर एट इट। सो इसमें ये भी हो सकता है कि यू स्टार्ट डिफाइनिंग योर ओन सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपना एक कस्टमाइज्ड प्रैक्टिस तैयार कर सकते हो। Definitely, you can do that. Even many tarot readers are creating their own tarot cards. They are Indianizing the tarot cards कि वो इंडियन चीजें, एथनिक चीजें उसमें जोड़ के, कि मान लीजिए कि अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड दिखाना है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड कैसा रहता है कि स्ट्रेंथ में एक औरत तलवार लेके खड़ी है और पीछे एक शेर खड़ा है, विच इज वेरी सिमिलर टू आर माँ दुर्गा, क्योंकि माँ दुर्गा हमारे लिए स्ट्रेंथ का ही एक डिपिक्शन। तो वहां पे कई इंसान माँ दुर्गा को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो गया कि उसको इंडियनाइज कर दिया गया है कि टैरो रीडिंग। अब मैंने 20-30 साल प्रैक्टिस कर लिया, या कोई 20-30 साल से उसको प्रैक्टिस कर रहा है, और करने के बाद बहुत अच्छे से इमेजेस को लर्न कर चुका है, उसके मेमोरी में फीड हो चुका है। तो अब अगर मैं कोई सिंपल भी कार्ड देखूंगा जिसमें इमेज बहुत अलग है, लेकिन मेरे दिमाग में वही इमेज आएगी जो एक ऑथेंटिक कार्ड में मैंने देखी थी, तो आप अपने हिसाब से भी चीजें बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और कई कई कार्ड, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि ऑथेंटिक ही, कई कई कार्ड्स की इमेजेस ऐसी भी हैं मार्केट में जो कि बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, जिनसे इंट्यूशन और स्ट्रांग हिट होती है और चीजें पता लगती है, वो ऑथेंटिक वाले कार्ड्स के बजाय भी। तो डेफिनेटली यू कैन क्रिएट अलग अलग तरीके के भी कार्ड, अलग अलग डिजाइन, खुद का एक आप कार्ड का डिजाइन निकाल सकते हैं, जो कि आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है। ये भी एक भाई, बिजनेस है कि लोग। नंबर ऑफ जी, कार्ड्स इसमें कितने होते हैं अप्रोक्सीमेटली? इसमें 72 कार्ड्स होते हैं वो 72 जिसमें, फिक्स रहते हैं लोग, राइट? हाँ वो फिक्स रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, पेजेस रहते हैं, और पेज के हिसाब से कार्ड शुरू होते हैं। स्वॉर्ड्स रहती हैं, कॉइन्स रहते हैं जिनको हम पेंटिकल्स भी बोलते हैं, कप्स रहते हैं, और वॉन्ड्स रहती हैं। वॉन्ड्स यानी आपका जो बैम्बू, जो लकड़ी के वो रहते हैं, वो वॉन्ड्स होती हैं। स्वॉर्ड्स होती हैं आपकी जो आपकी स्ट्रेंथ्स को डिपेक्ट करती हैं, आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल्स भी है नेगेटिव में देखे जाए तो उसको भी डिपेक्ट करती हैं। कप्स जो डिपेक्ट करते हैं आपके इमोशंस को डिपेक्ट करते हैं, आपकी एबिलिटीज को डिपेक्ट करते हैं कि कितनी एबिलिटी आप में है। जो वाटर रहता है, वाटर सबसे ज्यादा उसमें इमोशंस को डिपेक्ट करता है। एक अगर आप कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं आपने सुना हो, मैं आपसे कुछ टाइम पहले इस बारे में बात भी कर रहा था कि जहाँ पानी बहुत बहता है या पानी ज्यादा दिखता है, तो वी फील की वो लोग बहुत इमोशनल है, क्योंकि पानी आंखों से बहता है। सिमिलरली कार्ड्स में भी अगर आप देखते हैं ना कि बहुत कप्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें से पानी बहुत ओज आउट हो रहा है, बहुत बह रहा है, निकल रहा है, तो सिमिलरली वही कार्ड देख के हम सीधा उस इंसान को पूछते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत रोते हैं, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं रोता हूँ। तो इट्स यूनिवर्स जो मुझे भी बता रहा है और मुझसे कनेक्ट होने भी कर रहा है। तो वो कार्ड हमारे बीच में सिर्फ एक कन्वर्सेशन है, एक मैसेज है जो हमें मैसेज बॉक्स में यूनिवर्स मैसेज देता है, और हम वो चीज देख के डिपेक्ट करते हैं कि ये चीज इस इंसान के साथ है और ये चीज मुझे दिख रही है। तो फिर आपके पेंटिकल्स रहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंस, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके टैलेंट्स, इन सबको डिपेक्ट करता है। फिर आपका जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स भी आपके टैलेंट्स और इन सब चीज़ों को डिपेक्ट करता है कि आप किन सब चीज़ों में माहिर हैं, आप क्या चीज़ें आगे परस्यू कर सकते हैं, या क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कार्ड्स में फिर अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग चीज़ों में होती हैं, और जिनको देख के हम लोग डिपेक्ट करते हैं कि तो जहाँ तक, चूँकि मैंने भी एक बार टैरेट किया है, रिमेंबर 2020 में, तो वहाँ पे जी मेरी कार्ड रीडर, क्या मतलब टैरेट रीडर, दैट्स व्हाट यू कॉल, सो व्हाट शी जी वाज़ डूइंग, उन्होंने 5-6 कार्ड बिछाया एक साथ, या फिर जितने कार्ड्स उसमें से वो एक कार्ड पिक करती थी, एंड देन सो हाउ डज़ दिस आइडियल गो? सो मेबी ऐसा भी हो सकता है, मैं एज़ अ यूज़र, मैं एज़ एन इंडिविजुअल जो आपके पास अप्रोच कर रहा हूँ, आई कैन मैनिपुलेट माय आंसर एज़ वेल। सपोज़ आपने वाटर का कार्ड निकाला, और मे बी समथिंग दैट माइट नॉट बी गोइंग विथ माय करंट सिचुएशन, सो वो समझ में आ जी जाता है बाय एनी चांस? अगर कोई, क्यों ऑब्वियसली कोई ना कोई तो उंगली करता ही होगा, जिसको मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज बोलूं, तो बहुत को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता होगा। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे बहुत लोग आते हैं। देखिए, हमने एक गाना सुना है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता हाँ, पानी। ठीक है, एनर्जी जो होती है ना, एक एनर्जी,
मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा कमल कि जब तक मैं आप में बिलीव नहीं करूंगा ना, आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। जब तक मैं आपको डाउट करता रहूंगा, आपकी मनोइच्छा होगी नहीं। आप एक बार दो बार कर देंगे, तीसरी बार आपको लगेगा यार ये मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता है, ये मेरे से कनेक्ट ही नहीं होना चाहता है, मैं इसके लिए क्यों कुछ करूं। ये सेम हमारी वो एनर्जी भी है। ठीक है, जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करेंगे ना, वो आपको रास्ता नहीं दिखाएगी। तो कई ऐसे लोग आते हैं जिनको डाउट होता है, जिनको फिरकी लेनी होती है, या जिनको ऐसा लगता है कि हाँ इनको छेड़ेंगे या इनको पता करेंगे। मेरे दी के साथ एक बार हुआ था, जिन्होंने मेरे को टारो के बारे में बताया था। तो शी वाज इन द ऐप, देयर वाज अ ऐप नेम क्लब हाउस करके, एंड वहाँ पे बहुत लोग आते हैं। तो देयर वर सम नॉन बिलीवर्स हु स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हर। तो इट्स वेरी सिंपल कि जब तक आपका बिलीव नहीं है, इफ यू डोंट बिलीव यू कांट रिसीव। तो आपको बिलीव पहले पैदा करना होगा। आपको, आप टीचर से टीचिंग तभी ले सकते हैं जब आपको उस टीचर में बिलीव है, आपको पता है कि ये टीचर मुझे सिखा पाएगा और मैं जो करूंगा वो ये मुझे सही ही बताएगा। लेकिन जब आपको टीचर पे ही डाउट है तो आप वो चीज जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते। ये सेम वही चीजें हैं कि वो लोग आते हैं, फिर उसके बाद उनको डाउट होता है, और कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे उनकी पोल खुलने लगती है, क्योंकि वो यूनिवर्स है, वो कभी गलत या झूठ नहीं बोलेगा। तो उनकी पोल खुलने लगती है, तो वो उस चीज से बचने के लिए, भागने के लिए एकदम सिचुएशन चेंज कर देंगे, या ऐसी चीजें बोलेंगे जो बिल्कुल ही कार्ड से रिलेटेबल नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को हम लोग भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी भी इफेक्ट होती है। और ऐसे लोग जो हैं वो वही है कि एक टाइम बाद, एट द एंड ऑफ द डे, उनको भी दिमाग में आता है कि यार ऐसी चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं। अभी जैसे एक टर्म चल रहा है एथीस्ट वाला, कि कई लोग बहुत एथीस्ट होते हैं। तो देखिए, आप अगर एथीस्ट हैं, कहीं ना कहीं तो आप फिर भगवान ना होने का भी एक तरीके से दावा करना चाह रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं भगवान है, एक एनर्जी है। वो एनर्जी जो हम लोगों को कनेक्ट करती है या उस यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, वो हमारा बहुत बड़ा बिलीव है। और जब हम उस चीज पे बिलीव करते हैं तो ही हम उनसे वो चीजें रिसीव कर पाते हैं, जिनसे हमारा घर चल रहा है या हमारे रिश्ते चलते हैं। तो वो चीज अगर वो लोग भी समझें और वो मैनिपुलेशन और ऐसी चीजें बंद कर दें। ऐसा मोस्टली मेरे साथ तब होता है जब मैं ग्रुप में रीडिंग कर रहा होता हूँ। तो ग्रुप में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी की फेस रीडिंग चल रही है, और फेस रीडिंग करते करते, अभी तो मैं अवॉइड करता हूँ, जब मैं नया नया करता था, फेस रीडिंग करते करते मैं किसी के बारे में ऐसा बोल देता हूँ तो मुझे नहीं बोलना था भीड़ में। तो वो बोलते हैं नहीं, ये तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर मैं कहता हूँ ठीक है, शायद नहीं होगा, गलत प्रेडिक्ट हुआ होगा। फिर जब भीड़ छट जाएगी, सब चले जाएंगे, तब आएंगे, अरे आपने वो चीज बोली थी, मुझे लगता है हाँ वो है। तो ये चीज है कि या तो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करने में बचते हैं, या वो है कि उनको वो बिलीव नहीं बनाना है या करना ही नहीं। और एक बार पब्लिकली आपको बिलीव हो गया, हाँ, ये हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये वही एक सेशन, एक थेरेपी सेशन जैसी चीज होती है, जिसमें आपकी बहुत पर्सनल और बहुत ऐसी सिक्रेटिव चीजें भी हो सकती हैं। तो कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरा फेस रीड करके बता दो क्या है। अब ऐसे सबके सामने बता दे और बताने लग जाएंगे तो फिर हमारा वो हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें आपके बारे में पता लग जाएंगी जो आप नहीं बताना चाह रहे हैं भीड़ में। तो कई लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं, कई लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, कई लोग नॉन बिलीवर्स होते हैं। बट वही है कि जो चीज मैंने आपको बोली कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो आप मानेंगे तो डेफिनेटली रिसीव होगा जी। एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज हम सब बचपन से बड़े हुए हैं हाथ दिखाते हुए, कुंडली दिखाते हुए, एंड वी ऑल हैव बीन इनटू। अब मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद काफी कुछ अप्रोच कर चुका था ज्योतिषों के बारे में। कुछ हद तक सही उन्होंने बताया, कुछ हद तक गलत बताया, बट लार्जली अगर मैं अपनी फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बहुत हद तक 80 to 90% जो उन्होंने कुंडली या फिर हाथ देख के बताया, कुछ हद तक सही है। बट हाउ इज इट हम्म, डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल एस्ट्रोलॉजी विच इज देयर ओवर द सेंचुरीज, more than centuries, I guess? देखिए, बीइंग एन इंडियन, कमिंग फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड, मेरा बहुत ही ज्यादा बिलीव है एस्ट्रोलॉजी में। एंड एस्ट्रोलॉजी जो है ना, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ्स है वो। ठीक है, एंड वो मैथ्स है, वो गणित है। ये सारे जो भी ब्रह्मांड में आपके प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसके ऊपर, उनकी पोजिशनिंग, उनकी चीजें पर्टिकुलर। अभी मैं तो एस्ट्रोलॉजी ज्यादा अच्छे से जानता नहीं हूँ, कि एस्ट्रोलॉजी में जो भी आपका डेट के हिसाब से आपके जो भी प्लैनेट का पोजीशन रहता है, उस हिसाब से आपका प्रेडिक्शन होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा रहे हैं, वो सही ही निकलता है। तो क्या है कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों बहुत ही अलग चीज है। हम अगर इनको प्रेडिक्शन की कैटेगरी में गिने तो हाँ, ये दोनों सही हैं, एक ही जगह पे आते हैं, एक ही फैमिली के हैं। बट एक ही फैमिली में भी बहुत अलग अलग परिवार से हैं।
क्योंकि जो टैरो रीडिंग हो जाती है वो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती है। टैरो रीडिंग कभी ठोस आंसर आपको नहीं देगी, और ना आपको कभी भी ठोस आंसर एस्ट्रोलॉजी से भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी टैरो दोनों से। एस्ट्रोलॉजी फिर भी उस चीज की प्रोबेबिलिटी से थोड़ा ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटी दे सकती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, वो आपका पर्सनलाइज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जगह, उन सब चीजों के ऊपर होता है। और उन सब चीजों को कैलकुलेट करके, और मान लीजिए कि सामने वाले इंसान से आपको कोई डील पक्की करानी है, ठीक है, आप उस इंसान के पास जा रहे हैं, अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि सर मुझे ना ये काम इनसे बनवाना है, तो मैं कब जाऊं? अगर वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा होगा तो वो कैलकुलेट करेगा उसकी कुंडली, आपकी कुंडली, और वो आपको एक टाइम देगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस इंसान से जाके मिलो या बात करो। सॉर्ट ऑफ मुहूर्त क्योंकि तक। वो, हाँ, वो ऐसा ग्रह उस टाइम उनकी कुंडली में प्लेस्ड होगा कि उनका मूड अच्छा होगा, एंड नो डाउट आपका काम बन के आएगा, क्योंकि आप एक अच्छे मूड वाले टाइम पे ही उस इंसान के पास जाते हैं। तो पहले तो एस्ट्रोलॉजी ही देख के, कुंडलियां देख के, मुहूर्त निकाल के लोग काम करते थे, एंड मोस्टली लोगों के काम बनते भी थे, क्योंकि पहले ये सब साइंस और ये सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिसर्च थी, नॉलेज थी लोगों को, तो काम भी अच्छे से उनके बनते थे। अभी क्या है कि अभी बिजनेस हो गए, अभी मार्केट हो गई। टैरो की बात की जाए तो टैरो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, जो कि बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि आपकी एक एनर्जी आपको आंसर देती है। एंड प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा कि हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टैरो रीडिंग में, ऐसे कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें आपका ठोस नहीं होता है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जाके किसी को पूछे कि मुझे ये जमीन बिकवानी है और आज के दिन ये जमीन खरीदने के लिए एक इंसान आ रहा है, तो आप मुझे बताइए कि ये जमीन बिकेगी, ये बिकनी चाहिए, ऐसा करके। तो वो बिकनी चाहिए करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि इस टाइमिंग पे इस जमीन को बेचो तो बिकेगी। लेकिन टैरो में आप क्या पूछेंगे कि ये बिकेगी या नहीं बिकेगी, है ना, ओके। उसमें टाइमिंग का कोई वो नहीं रहता है कि मुझे बता दीजिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपने पता कर ली, तो पता करने के बाद ऐसा हो जाता है कि ठीक है, अगर नहीं होगा तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर हुआ तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि आप फ्यूचर में एक पीक दे रहे हैं, कि एक बार आप देख ले रहे हैं जाके कि ऐसा हो सकता है तो क्या किया जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताई जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट रहती है। टैरिफ में मुझे अगर पता है जहाँ तक आई मीन टाइम के हिसाब से भी मतलब सपोज़ मैं द रीज़न आई एम सेइंग दिस वन बिकॉज़ जब मैंने कराया था सो उसमें मुझे बोला गया था कि हर 3 महीना में इट्स बेटर अगर आप कॉन्स्टेंटली करा रहे हो तो गेट इट डन मतलब हर क्वार्टरली या फिर हर 6 मंथ में योर योर प्रेडिक्शंस में चेंज। तो ये कैसे होता है और इज़ इट टोटली बिकॉज़ इट्स वन इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी दैट यू आर सराउंडेड विथ? तो इट्स एक्चुअली बोथ। प्रोबेबिलिटी किस बेसिस पे आती है, उस एनर्जी के बेसिस पे जिससे आप सराउंडेड। कई बार टैरो कार्ड रीडर्स आपको ये भी बता देंगे कि आपकी लाइफ में एक इंसान है जो आपके साथ बहुत रहता है, और इसकी एनर्जी या तो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो उसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। और वो एनर्जी सिर्फ इंसान ही नहीं, वो एनर्जी आप खुद भी खुद के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, आपकी क्या मैनिफेस्टेशन रहती है, आप मुंह से कितने नेगेटिव वर्ड्स निकालते हैं, दिन में कितनी बार अपने बारे में, आसपास के लोगों के बारे में पॉजिटिवली बात करते हैं। तो टैरो रीडर्स एक तरीके से ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको सुधारने की जरूरत है लाइफ में, या जो चीज आपको ठीक करने की जरूरत है ताकि चीजें ट्रैक पे आ जाए। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है और उसका ब्रेकअप हो गया, या वो किसी ऐसे हार्डशिप से जा रहा है, और वो मेरे पास रीडिंग के लिए आता है और वो बोलता है कि मुझे ये इंसान के बारे में जानना है कि ये आएगा या नहीं आएगा। अब उसकी जो एनर्जी है, वो कैसी हरकतें करता है, वो इंसान उसको छोड़ के क्यों गया है, क्या वो इंसान थोड़ा वैसा था, या ये इंसान ऐसा है कि वो इंसान गया इसको छोड़ के, ये सब चीजें उसकी एनर्जी के थ्रू पता लगती है। फिर वो एनर्जी के बेसिस पे उसको बताया जाता है कि सर आपको ये सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान जिस बेसिस पे आपको छोड़ के गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये आएगा या नहीं आएगा। मान लीजिए वो नहीं आएगा, तो फिर वो टैरो कार्ड ये बताएंगे कि ये इंसान, वो इंसान इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग ऐसी हरकतें करता था या ये ऐसे बिहेवियर रखता था। जब हम बताएंगे, जब पूछेंगे, तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि हाँ ये तो था, ऐसा तो होता था, ऐसी लड़ाई तो हमने की थी। तो फिर वो टैरो कार्ड ये बताएंगे कि आपको क्या क्या सुधारने की जरूरत है, जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो मैं पिछले पॉइंट में कह रहा था आपको कि बहुत मैटर करते हैं।
कि आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ती है कार्ड्स के बेसिस पे, कि कार्ड तो आपको हिंट दे देगा, लेकिन आप साइकोलॉजिकली भी कितने उस चीज को समझ पा रहे हैं कि ये इंसान इस तरीके का इंसान है, इसी वजह से इसकी लाइफ में सिचुएशन आई है। वो कार्ड्स भी बताते हैं और वो आपकी जितनी साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी बताती है। सो द मोमेंट समबडी अगर कोई अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता है तो और जो नेक्स्ट रीडिंग में होगा, तो फिर वो जो प्रोबेबिलिटी और जो रीडिंग्स होगी वो ऑटोमेटिकली पूरी चेंज हो जाएगी। पूरी तो नहीं चेंज होगी करेक्ट, बट फिर भी एक मेजर सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और वो आप किसी टैरो रीडर से, कोई अच्छे टैरो रीडर से छिपा ही नहीं सकते। मैं अच्छा टैरो रीडर इसलिए बार बार बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि रीडिंग्स आजकल बहुत हो रही हैं एंड कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है कि कई कस्टमर्स, कई क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं बिकॉज उन्होंने किसी पिछले टैरो रीडर से बहुत गलत ऐसी चीजें पता की, जो कि उन्होंने एक प्रॉब्लम शेयर की और उस टैरो रीडर ने स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल नॉलेज के बेसिस को साइड में रख के अपने एक्सपीरियंस पे उसको चीजें बोली। और अपने अच्छा, एक्सपीरियंस पे बोलने की वजह से क्या होता है कि वो इंसान वही चीज करता है जो उसकी सिचुएशन से नहीं होता, बट उसको तो लगता है कि वो टैरो रीडर के पास गया था तो वो चीजें सही होंगी, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इनवाइट कर लेता है। ओके। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं और वही है कि फिर उनकी ऑरा क्लेंजिंग हमें करनी होती है क्योंकि वो और भारी होके आते हैं ऐसी चीजें करने के लिए। तो इसलिए कुछ टैरो रीडर्स आपको बहुत वाइज, जैसे आप थेरेपिस्ट चूज करते हैं, आपको वाइजली थेरेपिस्ट चूज करना होता है। आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं, आप पहले रिव्यूज पता करते हैं, आप पता करते हैं कि कोई इंसान वहां पे गया है तो वो कैसा था, वॉज इट गुड, वॉज इट वर्दी, या फिर वो ऐसा ही गया। तो सेम इट गोज टू टैरो रीडर्स ऑल्सो, कि टैरो रीडिंग में भी अगर आप किसी इंसान के पास जा रहे हैं तो वो रीडर अच्छा होना चाहिए ताकि उसने जो चीजें बताई उन चीजों से इम्प्रूवमेंट आई तो नेक्स्ट रीडिंग आपकी जो होगी फिर वो कंडक्ट की जाएगी। ये तो कोई फायदा नहीं है ना कि आप पुरानी रीडिंग वाली ही चीजें सेकंड रीडिंग में ही करा रहे हैं, इससे तो उस रीडर का बिजनेस बढ़ रहा है, आपका क्या फायदा होता है। सो इट गोज बोथ वेज, दोनों का फायदा होना चाहिए। एंड ये कहीं ना कहीं एक कर्मा के उसमें भी आ जाता है कि अगर मैं सिर्फ अपना बिजनेस ही खींच रहा हूँ लेकिन मैं सामने वाले का बेनिफिट नहीं कर रहा हूँ तो कर्मा बैलेंस नहीं हो रहा। और बैलेंस नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं नेचर मुझसे निकालेगा वो चीज। तो वो एक तरीके से कहते हैं ना कि गलत पैसा कमाया हुआ टिकता नहीं है आपके पास, या वो रहेगा जैसे नहीं। बिजनेस ये मैं, प्रैक्टिस वाला, या तो एक हो हाँ, सकता है आपको आपको अपने एक्सपीरियंस पे, बिकॉज़ मैं इस धंधे में काफ़ी दिन से हूँ। दूसरा हो गया, इफ समबडी वांट्स टू मेक द मनी आउट ऑफ इट, प्रोबब्ली वो मल्टीपल सेशंस के लिए बुला सकते हैं, जो ऑलमोस्ट हर जगह होता ही है। एग्जैक्टली। ऐसा कभी किसी ने बिज़ार या फिर फनी क्वेश्चन किया है आपसे बेस्ड ऑन द टैलेंट? बिकॉज़ एस्ट्रोलॉजी और जो प्रेडिक्शन वाली चीज़ें हैं, हम ऑलवेज़ वी एक्सपेक्ट समथिंग वेरी मेबी आई विल नॉट से आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट हम सबको एक इंक्यूसिविटी होती है। सो हैव यू कम अक्रॉस एनी सच क्वेश्चन? देखिए, क्या है ना कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुसने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को जब आप बिजनेस का रूप देने लगते हैं तो बहुत फनी हो जाती है। कई कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो बहुत अजीब अजीब रेमेडीज कर रहे हैं, बहुत अलग अजब गजब रेमेडीज करते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये कर रहा हूँ फिर भी मेरा नहीं हो रहा है ठीक। पर वो उनके रूटीन्स में भी ऐसी चीजें होती हैं कि तुम कब फ्रेश होने जाओगे, तुम कब खाना खाओगे, तुम ठीक है वो रूटीन के हिसाब से इट्स फाइन, बट लोग उस चीज को इतना जड़ कर लेते हैं या इस तरीके से फॉलो करते हैं कि उनको इश्यूज होने लगते हैं बट स्टिल दे डोंट लीव इट। ऐसी ऐसी रेमेडीज भी सुनने को मिलती हैं कि जो कि जिसके पीछे आपको कोई रीजन ही नहीं पता कि आप कर क्यों रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आपको बोला है कि रेमेडी करनी है। मैं अगर किसी रेमेडी को कुछ बताता हूँ या मान लेते कि अगर कोई रेमेडी की भी जाती है, हर एक रेमेडी के पीछे ना एक मैनिफेस्टेशन होता है कि वो मैनिफेस्टेशन आप खींच सकें उस एक्टिविटी को करते हुए। मान लीजिए कि अगर मैं किसी वाटर बाउल में एक कछुए को रखता हूँ या कुछ सिक्के रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी मेरे पास नहीं आ जाएगी। मुझे उसको अट्रैक्ट करने के लिए या उसको खींचने के लिए मुझे कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं कि जो आपका भक्ति है ना, भक्ति से पहले कर्म आता है। ईश्वर तभी आपका साथ देगा जब आप कर्म करते हैं, सिर्फ भक्ति में नहीं रहते। तो आप भक्ति कीजिए, भक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी जरूरी है। तो आप वो कर्म कर नहीं रहे हैं, और हमारे कर्म कांडों में भी ऐसी बहुत चीजें होती हैं, जैसे हम लोग भोग खिलाते हैं, हम लोग दान देते हैं, हर एक कल्चर में होता है, इस्लाम में सदका होता है,
ऐसे हर एक कल्चर में अलग-अलग चीज़ें बनाई गई हैं, ये तो कर्म हो गए। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं वो अलग बात है। आप खुद के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो सोल आपको भगवान ने दिया है, क्या आप उसको हैप्पी रख पा रहे हैं? जो बॉडी भगवान ने आपको ये लाइफ दी है, कि इस दुनिया में तुम्हें इस बॉडी के साथ ही टाइम बिताना है, उसमें भी आप नींद में एक दर्द निकालते हैं, उसमें भी आप ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे ये कम करना है, ये ज़्यादा करना है। आप स्पिरिचुअलिटी आपकी वहीं कम हो जाती है क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप दूसरे आए हुए इंसान की प्रॉब्लम या दूसरे आई हुई चीज़ें या दूसरी रेमेडीज़ कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं है। तो रेमेडी यहाँ से शुरू होती है। आप सबसे पहले खुद जानिए कि आप वो चीज़ कर क्यों रहे हैं, उसका महत्व क्या है? अगर मैंने किसी बोल में सिक्के रखे पानी के अंदर तो इट मीन्स कि मैं वो चीज़ें देख के याद कर रहा हूँ कि उससे मेरे घर में मनी का फ्लो बढ़ेगा, बेहतर पानी की तरह मेरे घर में पैसा रहेगा। अब ये चीज़ मैं देख के मैं बाउल में पैसे रख के रख दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ हाँ, अब लक्ष्मी आ जाएगी मेरे पास। नहीं भैया, वो देख के आपको ध्यान आना चाहिए कि यार अब पैसा आएगा मेरे पास क्योंकि अब मेरे को बाहर निकलना है। अब मेरे को बार-बार वो चीज़ जैसे हम कहते हैं ना कि लिख के रख लो, ये लिख के रखोगे दिखता रहेगा, विजुअलाइज़ेशन उसी की बात कर रहा हूँ। कि आप जितना विजुअलाइज़ करेंगे चीज़ को, जितना देखेंगे और देखने के बाद उस चीज़ को सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ के पास पे आप अपने आप चलने लगेंगे। सो इट गोज़ टू मेनी थिंग्स। हमारे कल्चर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अर्घ देना, अभिषेक करना, जो कि मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है, जिसमें हम ईश्वर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी बॉडी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको विजुअलाइज़ करके देख रहे हैं। जैसे हम कह देते हैं कि माँ दुर्गा तो बहुत शक्तिशाली है। हम जितना सुंदर स्वरूप उनका बना सकते हैं, देख सकते हैं, हम उनकी मूर्ति बना देते हैं। बट वो उनसे भी ज़्यादा सुंदर है। और ये हमारी विजुअलाइज़ेशन है, कि हम उनको विजुअलाइज़ करते हैं, तो हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम उनको फ़ील कर पाते हैं आस-पास। सिमिलरली इट गोज़ टू रेमेडीज़ की रेमेडी आप करके मत रख दो, मूर्ति बना के मत रख दो। उनको विजुअलाइज़ करो, उनके हाथों में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो क्या डिपिक्ट करती है, क्या वो एनर्जी मेरे अंदर जाग रही है उनको देखने के बाद? मैं सिर्फ़ उनको एज़ अ मूर्ति की तरह पूजा करता रहूँगा तब तक वो मेरे अंदर नहीं जागेगी, जब तक मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। यही वही सेम चीज़ है, अब हम कहते हैं कि कई लोग पूजा-पाठ करते-करते रोने लगते हैं, वो इतना कनेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज़ आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है, आप कनेक्ट हो गए हैं उस चीज़ से। और अगर आप उसको मूर्ति की तरह पूजा करते रहेंगे, सजाते रहेंगे, खाना खिलाते रहेंगे एज़ अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप उनको अंदर फ़ील नहीं कर पा रहे कि वो आपके अंदर कहीं न कहीं विराजमान है। जैसे दुर्गा माँ की आप सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें भी कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें बोला जा रहा है कि शक्ति हमारे ही अंदर है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते, जो सभी प्राणियों में, सभी चीजों में शक्ति के रूप से स्थित है। सिमिलरली वही चीज है कि रेमेडीज आप कर रहे हो, करने के बाद आप समझ नहीं रहे हो कि वो रेमेडी में कर क्यों रहा हूँ, क्या मेरे को उससे कुछ कनेक्शन बनाने की जरूरत है या सीख लेने की जरूरत है। वो चीज आप समझ नहीं रहे, बस एक रीडर ने बोल दिया है कि मेरे को ये करना है, मैं करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। कुछ पत्थर या कुछ चीजों की वाइब्रेशन होती हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन भी तभी काम करेगी जब आप कर्म कर रहे हैं। वाइब्रेशन को आप बिजली आ रही है, लेकिन आपने बल्ब साइड में रख दिया और कहते जल जाएगा क्योंकि बिजली वहां आ रही है। अरे यार, उसका तार तो कनेक्ट करो तब बल्ब जलेगा ना। तो बीच में कर्म करना पड़ रहा है, तब वो चीज फल दे रही है। आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं, आप करके छोड़ देते हैं, फिर रोते हैं अरे हमने तो ये रखा, ये करा। मैं कहा अच्छा ठीक है, आपने बोल रख दिया पैसों का, लेकिन आपने जॉब ढूंढी, आपने किसी से कनेक्शन बनाने की कोशिश की? नहीं, हमें तो लगा था खुद से आ जाएगा, खुद से चीजें होती है। नहीं, ऐसा नहीं होती है। तो वाइब्रेशंस को कनेक्ट करने के लिए आपको तार जोड़नी पड़ेगी बीच में। तो बेस्ड ऑन योर कार्ड रीडिंग जितना अभी तक आपने कार्ड रीडिंग किया है या फिर जितने लोगों को आपने यू हैव डेल्ट विद, एक एक हम्म, एक नॉर्मल पैटर्न पता चलता होगा ह्यूमन बिहेवियर का, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी ऐसा कोई जेनेरिक जी। जेनेरिक बिहेवियर पैटर्न पता चलता है जो कि इन जनरल वी एज एन ऑल टुगेदर एज ए ह्यूमन बीइंग दैट वी शुड वर्क ऑन इट, मतलब अब चाहे मुझ पे एप्लीकेबल हो या आप पे एप्लीकेबल हो, ये सब पे होता होगा। आई मीन कुछ एक बिहेवियर पैटर्न है, जैसे अपने बारे में जैसा आपने अभी हाइलाइट किया, आप मैनिफेस्ट इन अ राइट वे, अपने बारे में गलत नहीं सोचना, अपने सोल को खुश रखना, बॉडी को खुश रखना एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा कोई ह्यूमन पैटर्न आपको समझ में आया जो कि लार्जली अक्रॉस ह्यूमन बीइंग इज एप्लीकेबल? डेफिनेटली। जैसे अभी आपने ये चीज बोली कि खुद को खुश रखने वाली चीज है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि
हम लोगों को ना आर्ट ऑफ लेटिंग गो नहीं पता कि हमें कब उस चीज को जाने देना है, कब हमें वो जगह छोड़नी है। बहुत सारी लव रीडिंग्स आती हैं, बहुत सारी ब्रेकअप वाली रीडिंग्स आती हैं, जिसमें कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो एज अ रीडर उनके लिए एज अ मेंटोर काम कर रहा हूँ। मैं ही अगर ईयर्स नहीं रहूंगा, मैं ही अगर उन लोगों को नहीं वो सेफ स्पेस दूंगा, तो मुझसे भी डरेंगे शेयर करने में। 3 बार 4 बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बार बार कहते हैं नहीं, मुझे वही बंदी या वही बंदा अपनी लाइफ में चाहिए, मुझे वही ला के दो। ये मेरे हाथ में नहीं है। ये मैं तो सिर्फ आपको उस चीज से कनेक्ट करा रहा हूँ। जो आपके लिए बेटर चीज है, जो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा, वही चीज आपको यूनिवर्स जो बता रहा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप रीडर हैं, आप कनेक्ट करते हैं यार, आप तो माँ के भक्त हैं, आप उनसे बोलिए कि वो मेरे लाइफ में दोबारा आ जाए। ठीक है, कुछ कर्म कांड करके हम लोग ला सकते हैं, ले आए, लेकिन वो कर्म कांड की क्या, कितने टाइम तक वो क्राइटेरिया है उसका कि हाँ इतने टाइम तक वो चलेगा, मैं उसके बाद दोबारा से वो चीज हो जाएंगी, उसका कुछ पता नहीं है। तो ओके। आर्ट ऑफ लेटिंग गो मैं देखता हूँ कि बहुत हम लोगों को सीखने की जरूरत है। हम लोगों को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीज जा रही तो जाने दो, कि रोकेंगे ही नहीं उसको। वी शुड गिव एफर्ट्स, हम लोगों को चीजें ट्राई करनी चाहिए, बट उसके साथ साथ एक चीज हम लोगों में ये होनी चाहिए कि कौन सा सही वक्त है अब जाने का या अब चीजें छोड़ देने का, वो सीखना बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ मेच्योरिटी, या जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तब उन लोगों को समझ आता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स, जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं देखता हूँ कि ये इशू बहुत होता है कि अगर हम ब्रेकअप या लव चीजें भी हटा दे, तो मान लीजिए कि मैंने कोई क्लाइंट आता है कि मैंने यहाँ पे ना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और यहाँ से पैसा निकल नहीं रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पैसा नहीं निकल रहा है, मुझे यहीं से निकलवाना है। उसकी हालत खराब हो गई है, उसका अभी घर चल नहीं रहा है, लेकिन उसको उम्मीद है कि वहां से पैसा निकलेगा। अरे, यू शुड लेट इट गो। वो जब आएगा आएगा, जब उसका टाइम होगा। आप बैकअप में क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? आप चीजें क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ बेटर होने लग जाए? आप एक डिल्यूजन में जी रहे हो कि नहीं वो चीज ठीक हो जाएगी जब वो खुल जाएगा। और वो खोलेगा कौन? एक टैरो रीडर या एक पुजारी और एक कुंडली वाला, जो खोल के मेरे को बता देगा कि हाँ ये करके दे देंगे, ये काम बन जाएगा। तो हमारे साथ क्या होता है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है हम लोगों से। हम उन लोगों को वही चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका बेटरमेंट हो सकता है, चीजें ठीक हो सकती है। बट वो चीज समझते नहीं है। वो चीजों को उन लोगों को लगता है कि ये तो जादूगर है, टैरो रीडर, और टैरो रीडर जादू की छड़ी घुमाएगा और ऐसे करेगा और मेरा काम कल बन जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी बता देंगे कि सर ये काम ना आपका इतना टाइम से अटका पड़ा है और इसमें अभी इतना टाइम लगेगा। आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो, आप चीजें ठीक करो, दूसरा रास्ता चुनो। जब तक आप इन चीजों में रहेंगे, आपका एनर्जी में ट्रांजिशन नहीं आएगा। जब तक एनर्जी में ट्रांजिशन नहीं आएगा, तब तक आपके ग्रह नहीं बदलेंगे, आप वहीं अटके रहेंगे। वो लोग मानते नहीं। तो वही है कि लेटिंग गो वाली चीज मैं देखता हूँ कि जो बहुत गलत है, जो लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से किस टाइम पे चीजें छोड़नी जरूरी है। So art, precisely, if I have to put it in one word, then art of letting go. एग्जैक्टली। Okay. So one last question, शाश्वत, अगर me as an individual जो कि शुरुआत कर रहे हैं as a tarot reader के through, या फिर if I want to approach someone as a to read my card, अगर मुझे किसी right tarot reader को approach करना है, so how do I identify the right individual? जैसा आपने बताया, of course the customer review is one of the factor, जहाँ पे आप काफी लोगों से बात करते हो, then you understand the services, then you understand the entire experience. But apart from that, how do you assess someone? मतलब मुझे ऐसे जैसे इट्स एग्ज़ैक्टली लाइक जैसे आप किसी पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, आपको नहीं पता वो बंदा कैसा है, पुलिस कैसा है, वो कॉप्स आपसे कितना घूस लेगा, क्या नहीं लेगा। सिमिलरली एक एस्ट्रोलॉजी के पास भी हमें पता नहीं रहता कितना सही है, कितना गलत है, बेस्ड ऑन द आप जब बात करते हो। इसी तरह अगर टैरोट वाली बात अगर करें, तो फिर हाउ डू यू गो अबाउट इट? एंड एज़ ए कंज्यूमर अगर मैं पूछूँ आपसे, तो हाउ डू आइडेंटिफाई द राइट इंडिविजुअल? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे काफी लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके का रीडर हमें चूज करने की जरूरत है। क्योंकि जो अच्छे टैरो रीडर्स हैं, जो ऐसे टैरो रीडर्स हैं जो जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, वो लोग जब ऐसे क्लाइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत सफर कर रहे हैं और जो प्रीवियस रीडिंग्स भी वो करा चुके हैं और जिससे उनको फायदा नहीं हुआ, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। एक्चुअली एक तरीके से जो चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका यूज गलत हो रहा है, तो उस चीज की इमेज कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई टारो रीडर से रीडिंग करानी है, तो मेरे पास जो मोस्टली रीडिंग्स आती हैं वो कनेक्शंस के थ्रू आती हैं। कि ओके, मुझसे किसी ने रीडिंग कराई,
तो 4 लोगों को बताता है, तो वो मेरे पास रीडिंग आता है। तो डेफिनेटली आप किसी फ्रेंड से पूछिए, अगर उसने कभी टैरो रीडिंग कराई, अगर आपके सर्कल में ऐसा इंसान है। नहीं है, तो आप टैरो रीडर्स को सर्च करिए और उनके रिव्यूज़, मोस्टली कई टैरो रीडर्स होते हैं जिनके रिव्यूज़ होते हैं, आप उन रिव्यूज़ को चेक कीजिए, ठीक है? आप कोई किसी भी टैरो रीडर से 5 या 10 मिनट की कन्वर्सेशन भी करने की कोशिश करिए, अगर हो सके। अगर क्योंकि कुछ टैरो रीडर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक इनसाइट देंगे कि वो किस तरीके की रीडिंग करते हैं। और अगर किसी का प्रोफाइल है या किसी का ऐसा पोर्टफोलियो है जहाँ पे जाके आप उनके बारे में पता कर सकते हैं कि व्हाट डू दे डू, बिकॉज़ मेरे क्या रहते हैं, मेरे रीडिंग्स मोस्टली साइको स्पिरिचुअल रहते हैं। मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को साथ में रखते-रखते स्पिरिचुअलिटी को भी महत्व देता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी कितना इफ़ेक्ट कर रही है और यहाँ पे किस चीज़ का पलड़ा भारी है, उसी हिसाब से इस इंसान की हम थेरेपी करेंगे या इस इंसान के बारे में हम पता करेंगे। तो ये एक फैक्टर हो गया, रिव्यूज़ का एक फैक्टर हो गया। और एक फैक्टर हो गया कि आप उस टैरो रीडर से अगर कन्वर्सेशन कर सकें, बात कर सकें, तो आप बात कीजिए। आप उनकी पोर्टफोलियो में, उनकी प्रोफाइल में देखिए कि वो कैसे टाइप के रेमेडीज़, रीडिंग्स, बातें बोलते हैं या करते हैं, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। और जितना आप उस टैरो रीडर से रिलेट कर पाएँगे या जितना उस टैरो रीडर से आपको फ़ील होगा कि इनकी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लग रही है या इनसे बात करने का मेरा मन कर रहा है, उतना आप उसकी बात सुनेंगे और उतना आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। तो आजकल तो वैसे इंस्टाग्राम है हमारे पास, तो आप इंस्टाग्राम पे अगर किसी की रीडिंग चेक करते हैं या आप किसी के प्रोफाइल के थ्रू जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि इनकी आवाज़ कैसी है, ये कैसे सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इनकी टिप्पणियाँ क्या हैं पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। वो सारी चीज़ें देख के उसी बेसिस पे आप एक टैरो रीडर को चूज़ करें। एंड अगर फॉर्च्यूनेटली वो टैरो रीडर अच्छा निकल गया तो फिर तो लाइफ सेट है आपकी। बट ये है कि अगर आप एक अच्छे टैरो रीडर के पास जा रहे हैं तो अपने क्वेश्चंस का भी ध्यान रखिए कि आप बेसलेस क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, जिसमें ऐसा हो रहा है कि वो टैरो रीडर से आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे को तू ये करके लाके दे दे या वो कर दे। वो जिन नहीं है कि आपने चिराग रगड़ा है और जिन निकला और आप बोलेंगे कि अब आप ये कर दो, नहीं। इट्स जस्ट कि वो एक एज अ मेंटोर या एज अ थेरेपिस्ट आपको कुछ लाइफ की चीजें बता सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं कि जो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ले आए या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप अपनी लाइफ की कुछ चीजों को करेक्ट कर सकें। वही एक जॉब होता है टैरो रीडर का। जी। Good. Thank you, Shashwat. I guess especially last question was मतलब मुझे भी जानना था कि बॉस मैं अप्रोच भी करूँ तो कैसे करूँ? एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने जैसे बताया कि अगर वन ऑफ द मेजर फैक्टर अगर ब्रॉडली मैं देखूँ तो इसे अंडरस्टैंड देयर रिव्यू एंड द पर्सनैलिटी, आप कितना रिलेट कर पाते हो उस इंडिविजुअल से। So I guess एग्जैक्टली। precisely and the last question as such कि how frequently one should get it done, मतलब कितने frequently, या फिर ऐसा है कि जैसे सपोज मैंने आज कराया एंड जी। देन इट्स या फिर ये भी हो सकता है कि until unless I do not implement those बेस्ट प्रैक्टिस और द प्रैक्टिस जो कि कार्ड रीडर ने मुझे रिकमेंड किया है, इज देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट राउंड। मतलब इज इट जी। ये फेयर असम्पशन है? देखिए, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ जैसे आपके थेरेपी सेशंस होते हैं कि 1 महीने में 4 सेशन हो रहे हैं हर हफ्ते में। टैरो रीडिंग कह सकते हैं कि वी हैव टू गिव टाइम टू एनर्जीज टू वर्क। We are also an energy. We also have to work. Along with that, we have to give time to those energies who are working for us. जिनको हम गार्ड एंजल्स, ईस्ट कहते हैं कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनके हिसाब से थोड़ा काम करें और फिर जब हम उनके हिसाब से काम करें तो उस चीज पे रिएक्ट करने के लिए उनको टाइम दें। तो एक रीडिंग 1 महीने में लेना बहुत अच्छी बात होती है। क्या अगर आप रेगुलरली भी मंथली एक रीडिंग ले लेते हैं कि मंथ की शुरुआत में मैं एक रीडिंग लूंगा एंड आई जस्ट वांट टू नो कि what things are important in this month for me and what information I want on that particular thing. वो पर्टिकुलर चीजों के बारे में मैं जान जाऊं, पता कर लूं और उसी बेसिस पे मैं इस महीने में एक्शन लूंगा। फिर वो एक्शन का जो रिएक्शन आएगा वो मैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग में लूंगा। तो 1 मंथ का एक्सटेंशन काफी होता है। अगर आपको बहुत जरूरत फील होती है तो आप 15 डेज, अगर आपको ज्यादा फील हो रही तो 2-3 महीने भी चलते हैं। कई बार एक रीडिंग से ही कई लोगों का बहुत सोल्यूशन मिल जाता है। तो कई ऐसी रीडिंग्स रहती हैं जिसमें आपको एक सिटिंग में, एक सेशन में बहुत सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें एक सेशन में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बहुत सारी बातें जाननी होती हैं, टाइम कम रहता है, तो फिर वो आप नेक्स्ट सेशन में शेड्यूल करके पूछ सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है अभी हमारे सेशन में भी हो गया है। मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीजें जाननी होंगी और
क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट आई होप कमेंट करके वो बताएं एंड दूसरा हम लोग कंडक्ट कर सकें सेशन, ताकि और चीजें जान सकें इन सब चीजों के बारे में। Yep, थैंक यू शाश्वत, बिकॉज दिस इज मतलब मेरे लिए भी ये पहली बार था कि मैं टैलेंट को इतना डीपली जान पाया, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो करवाया था एज ए कंज्यूमर रीच आउट किया था, बट मुझे इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और स्टोरी कुछ नहीं पता था। सो दिस इज द जी फर्स्ट टाइम कि मुझे कुछ समझ में आया इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज गोज अराउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, रिलीजन एंड इतने सारे फैक्टर्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू, एंड एट द सेम टाइम जी इट वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस। सो थैंक यू फॉर दोज इनसाइट्स। मेरे लिए भी काफी नया था, होपफुली जो लोग सुने उनके लिए भी नया हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।